सम्राट ने राहत की सांस ली, लेकिन वो सोचने लगा एक छोटी सी बच्ची इतनी साहसी कैसे हो सकती है। यद्यपि वो इतना तो जानता था कि वो राक्षसों के वश में नहीं थी, लेकिन फिर भी सम्राट काफी उलझन में थे। मगर शिरीन के भोले और जिज्ञासु पक्ष के साक्षी बनने के बाद उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। वास्तव में वो काफी खुश थे। एक इतने ज्यादा प्रतिभावान व्यक्ति को ढूंढना काफी मुश्किल था, और वो भी तब जब वो बुरी आत्माओं के वश में ना हो। बादशाह ने अपना गला साफ किया और बोला, शिरीन बिटिया, ये हमारे लिए एक पवित्र आशीर्वाद की तरह है कि तुम यहाँ आई हो। क्या अब हम यहाँ से चलें? अब हम कल्पना भवन की तरफ जाएंगे, जहाँ सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बातें करने में इच्छुक हूँ। शिरीन के प्रति अपनी चिंता दिखाने के बाद सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया और वहां से जाने लगे। ये सम्राट की ओर से शिरीन के लिए एक आशीर्वाद था, और शिरीन ने इसे अस्वीकार नहीं किया। हालांकि जैसे ही वो वहां से बाहर जाने के लिए आगे बढ़े तो शिरीन फिसलकर एक खंबे से जा टकराई। सौभाग्य से उसने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया की और खंबे को गले लगा लिया। खंबा हिल रहा था और लगभग गिर गया था। ध्यान से! स्वामी गोवर्धन सिंह जी जल्दी से आगे बढ़े और अपने कीमती स्तंभ को बचाने लगे। हालांकि वो स्तंभ बिल्कुल भी नाजुक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा कीमती थे। अगर उस खंबे के साथ कुछ भी होता तो वो एक काफी महंगी आपदा मानी जाती। स्वामी गोवर्धन सिंह जी ने केवल स्तंभ को बचाने के लिए लक्ष्य किया था, लेकिन वो उस व्यक्ति के बारे में भूल ही गए थे जिसके कारण वो स्तंभ गिरने की कगार पर था। शिरीन सीधा उनकी बाहों में गिर गई। स्वामी गोवर्धन सिंह जी हैरान थे, क्योंकि वो कभी भी किसी भी महिला के इतने करीब नहीं आए थे। वो एक भावनाहीन व्यक्ति थे, इसीलिए जब भी औरतें उन्हें देखती थी तो कबीले की सभी महिलाएं उनसे दूरी बनाकर रखती थी। ये पहली बार था जब कोई औरत उनकी बाहों में थी। चीजों को बदतर बनाने के लिए शिरीन ने अपने सर को उनकी छाती से लगा दिया। उस समय एक बालों में लगाने वाली सुई उसके बालों से गिर गई और उनकी छाती में लग गई। केवल एक बालों वाली सुई होने के बावजूद स्वामी गोवर्धन सिंह जी ने अपने सीने में चुभने वाला दर्द महसूस किया और अवचेतन रूप से उन्होंने शिरीन को दूर करने की कोशिश की। सौभाग्य से सम्राट ने स्वामी गोवर्धन सिंह जी की कलाई को पकड़ लिया। इससे पहले वो शिरीन को धकेलते उन्होंने कहा, स्वामी जी, वो सिर्फ बच्ची है। सम्राट ने शिरीन को अपने पास खींच लिया और कहा, सावधान रहिए शिरीन बिटिया। सम्राट उसे किसी भी अन्य घटना से बचाना चाहते थे, इसीलिए वो जल्दी से शिरीन के साथ वहां से निकल गए। वो छोटा कमरा अंततः दोबारा शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया था। स्वामी गोवर्धन सिंह जी ने समय के साथ खंभों को समेटना और शीशे की जेल को हटाने का काम शुरू कर दिया। दो खंभों को रखने के बाद उनकी छाती में तेज खुजली होने लगी और उन्होंने उसे थोड़ा खरोंचना शुरू कर दिया। उन्होंने उस सनसनी और खुजली को नजरअंदाज कर दिया और दूसरे खंभों को वापस रखना जारी रखा, लेकिन खुजली भारी होती गई। वो काफी चिड़चिड़े हो गए थे और उस खुजली के कारण गलती से उन्होंने खंभे को जमीन पर गिरा दिया। स्तंभ को ऊपर उठाने पर स्वामी गोवर्धन सिंह जी ने उस पर कई दरारें पाई। वो ये सारी दरारें देखकर हैरान था। शाही रथ पर चढ़ते समय सम्राट अभी भी शिरीन का हाथ पकड़े हुए थे। शिरीन संकोच कर रही थी, लेकिन सम्राट ने उसे धीरे से कहा, शिरीन बिटिया, चिंता मत करो। तुम मेरी बेटी की तरह हो। आओ और मुझसे बात करो। शिरीन हमेशा सतर्क रहती थी और उसे लोगों का हाथ पकड़ना पसंद नहीं था। यहाँ तक कि जब वो आधुनिक दुनिया में डॉक्टर नमित गुप्ता के साथ थी, तब भी उसके बीच शायद ही कोई शारीरिक संपर्क हुआ हो। उसकी पसंदीदा चीज थी नमित गुप्ता को चाय तैयार करते हुए देखना, और वो उसके द्वारा बनाई गई चाय का आनंद लेती थी। हालांकि वर्तमान दुनिया में सम्राट के बड़े हाथ से उसके छोटे हाथ ढक चुके थे और वो काफी गर्म महसूस हो रहे थे और उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी बाहरी क्षमताओं को सहन करने और दबाने की पूरी कोशिश की ताकि वो सम्राट के हाथों से संघर्ष ना करे। सम्राट युद्ध कला और आत्मीय शक्ति में अपेक्षाकृत रूप से अच्छे थे, इसीलिए शिरीन को भागने का एकमात्र तरीका महामहिम को शाही रथ से लात मार के बाहर करने का दिख रहा था। वो अब सम्राट की बात मानने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए जैसा सम्राट ने कहा वो करती चली गई। जब शाही रथ रवाना होने वाला था तो उन्हें कोई जोर से चिल्लाता हुआ सुनाई दिया, रुक जाओ, रथ को रोको। स्वामी गोवर्धन सिंह जी उन्हें रोकने के लिए शाही रथ के सामने खड़े हो गए।
स्वामी गोवर्धन सिंह जी ने खासी कबीले में एक बहुत ही उच्च अधिकारी का पद संभाला हुआ था, लेकिन यहाँ तक कि एक अधिपति होने के बावजूद भी उन्हें सम्राट से विनम्रता पूर्वक बात करने की आवश्यकता होती थी। किसी को भी शाही रथ को रोकना या सम्राट को रोकने की अनुमति नहीं थी। वो सम्राट का रथ रोकने का सोच भी कैसे सकते हैं? सम्राट परेशान थे और उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप बस मेरे शाही रथ के सामने खड़े हो जाएंगे और मेरा रथ रुक जाएगा? उसकी आवाज एक हिमखंड की तरह ठंडी थी। स्वामी गोवर्धन सिंह जी सम्राट की इस टिप्पणी से काफी हैरान थे, लेकिन वो जैसे तैसे करके होश में आए। उन्होंने सम्मान के साथ अपने शरीर को झुका दिया और कहा, मैं आपसे माफी चाहूंगा महाराज, मेरे इस व्यवहार के लिए मुझे इस लड़की ने जहर दे दिया है। मैं ये जानकर घबरा गया था, इसीलिए मैंने आपकी गरिमा का ध्यान नहीं रखा। क्या जहर? सम्राट ने स्वामी गोवर्धन सिंह के चेहरे को देखा। वो एक स्वस्थ त्वचा और रंग के साथ बिल्कुल ठीक लग रहे थे। उनके चेहरे पर जरा सा भी निशान नहीं था जो दिखाता हो कि वो ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या आपने अभी कहा कि आपको जहर दिया गया है? मैं उसका कोई निशान नहीं देख पा रहा हूँ, सम्राट ने कहा। महामहिम, इस जहर के लक्षण अदृश्य हैं, लेकिन जिन स्थानों पर मुझे जहर दिया गया है वहां मुझे बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। कहाँ है वो निशान? सम्राट ने सर से लेकर पैरों तक उसकी जांच करनी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। स्वामी गोवर्धन सिंह ने निराश होकर कहा, मेरी छाती पर है निशान महाराज। सम्राट ने शाही चिकित्सक की ओर देखा और कहा, जरा स्वामी गोवर्धन सिंह जी की छाती पर नजर डालें। स्वामी गोवर्धन सिंह जी एक अभिमानी और रूढ़िवादी आदमी थे। वो मुश्किल से बीमार या घायल होते थे और उन्हें दूसरों की मदद लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। आमतौर पर वो अपनी चोटों को खुद ही संभाल लेते थे, इसीलिए उनके शरीर को पहले किसी ने नहीं देखा था। लेकिन अब उन्हें इस दाढ़ी वाले चिकित्सक के सामने अपने शरीर को उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वो स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि सम्राट को उन पर विश्वास नहीं था। वो अपने शरीर को कुछ जोड़ी आंखों की नजरों से बचाने के लिए दूसरी ओर घूम गए और उन्होंने शाही चिकित्सक को अपने शरीर का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए अपनी बाहें खोल दी। शाही चिकित्सक ने घाव को देखा और फिर उनकी ओर देखा। उन्होंने उनकी नाड़ी की जांच भी की और फिर अपनी पलकें झपकाई। स्वामी गोवर्धन सिंह जी गुस्से से पागल हो चुके थे। उन्होंने शाही चिकित्सक से पूछा, क्या आपने जांच पूरी कर ली है? हाँ बिल्कुल, शाही चिकित्सक ने बेबाकी से जवाब दिया और सम्राट को जांच के परिणाम देने के लिए चले गए। मेरे महाराज, उनकी छाती पर एक नाखून जितना बड़ा निशान है। वो लाल दिख तो रहा है, लेकिन रक्तस्राव नहीं हो रहा है। मुझे घाव के आसपास किसी भी जहर का निशान नहीं दिख रहा है। विषाक्तता के लक्षण तो बिल्कुल भी नहीं है उन पर। उनकी नाड़ी एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह सामान्य है और उनकी आंखें भी सामान्य ही हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें कोई जहर नहीं दिया गया है। सम्राट ने स्वामी गोवर्धन सिंह जी को घूर कर देखा और अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा था कि शिरीन एक दुष्ट आत्मा के वश में है और अगर सम्राट ने जांच करने से इनकार कर दिया तो वो पूरे राज्य के लिए हानिकारक होगा। सम्राट ने उन्हें जांच करने की अनुमति दी थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये वास्तव में एक गंभीर मामला था। सम्राट ने उन्हें कबीले के संरक्षक के रूप में भी सम्मान दिया था। हालांकि अब ऐसा सभी परीक्षाओं के बाद लग रहा था कि शिरीन तो एक साधारण लड़की है जो बुरी आत्मा के वश में बिल्कुल भी नहीं है। स्वामी गोवर्धन सिंह जी की इस हरकत ने महामहिम को एक छोटी लड़की के सामने बुरा बना दिया था। हालांकि शिरीन ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सम्राट समझ सकते थे कि छोटी लड़की उनसे नाखुश थी और वो और अधिक सतर्क हो गई थी। इस सब के लिए सम्राट स्वामी गोवर्धन सिंह जी को धन्यवाद कर सकते थे। सम्राट ने भाव विह्वल होकर पूछा, स्वामी जी, आप और कुछ तो नहीं कहना चाहते हैं ना? स्वामी गोवर्धन सिंह जी घबरा गए थे। वो तुरंत बोले, महामहिम, मुझे जहर दिया गया है। मुझे मेरी छाती पर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है और मैंने गलती से खंबा भी गिरा दिया था। वो खंबा अब टूट गया है। फिर वो सीधे इस बात पर आ गए और कहा, मेरे महाराज, ये लड़की गलती से उस स्तंभ से नहीं टकराई थी और इसे बचाने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं दौड़ा था। वो फिर भी मेरी बाहों में गिर गई और इसकी बाल बांधने वाली सुई भी मेरी छाती में चुभ गई थी। इसकी बालों में बांधने वाली सुई का रंग जहरीला होना चाहिए। मेरे महाराज, कृपया इसकी बाल बांधने वाली सुई की जांच करें।
I'm so excited. Take a sip of the style, don't bite it. Move to the rhythm of the. स्वामी जी काफी गंभीर लग रहे थे और सम्राट को उन पर विश्वास होने लगा। उन्होंने शिरीन से पूछा, शिरीन बिटिया, क्या आपके बालों वाली सुई जहरीली है? शिरीन ने स्वामी गोवर्धन सिंह जी पर एक नजर डाली और उसे अचानक से कुछ याद आ गया। वो तुरंत बोली, महामहिम, मुझे खुद को बचाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसीलिए मैंने खुद को लोगों से बचाने के लिए खुजली का एहसास करने वाली एक दवा अपने बालों वाली सुई पर लगा दी थी। हालांकि ये सिर्फ एक दवा है, ना कि जहर। स्वामी जी, आप थोड़ी देर बाद वापस सामान्य हो जाएंगे। स्वामी गोवर्धन सिंह जी शिरीन की ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गए और शिरीन से पूछा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं इतने लंबे समय से खुजली महसूस कर रहा हूँ। आप झूठ बोल रही हैं, ये पक्का जहर ही है। शिरीन ने गुस्से से स्वामी जी की ओर देखा और पूछा, आपको स्नान किए हुए कितने दिन हो गए हैं? स्वामी गोवर्धन सिंह जी अवाक रह गए। फिर उन्होंने पूछा, आप इस बारे में क्यों पूछ रही हैं? तुम्हें इस सब से क्या मतलब? आप अपने काम से काम रखें और सवाल का जवाब दें। शिरीन ने फिर से उनकी ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि आपने पिछले आधे महीने से स्नान नहीं किया है। क्या मैं सही बोल रही हूँ स्वामी जी? स्वामी गोवर्धन सिंह जी गुस्से से पागल हो गए थे। क्या? कुछ भी? शिरीन ने शांति से उत्तर दिया, मेरी बाल बांधने वाली सुई पर लगी हुई दवा आम लोगों पर काम नहीं करती और उन्हें खुजली भी लंबे समय तक नहीं रहती। हालांकि अगर किसी ने 2 सप्ताह से अधिक समय से स्नान नहीं किया है तो वो लंबे समय तक खुजली महसूस करता रहेगा। स्वामी गोवर्धन सिंह जी उग्र और आवाक हो चुके थे। शाही रथ के चारों ओर खड़ा हर एक व्यक्ति एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ स्वामी जी को देख रहा था। भीमपुर राज्य के सभी नागरिक सफाई को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते थे और एक आम नागरिक भी हर दिन में कम से कम एक बार स्नान तो कर ही लेता था। शाही परिवार के लिए तो उन्हें दिन में कम से कम एक बार स्नान करना ही पड़ता था और कुछ तो एक से अधिक बार भी नहाते थे। उस राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना दुर्लभ था जिसने 2 सप्ताह से स्नान ना किया हो। ये जानना अविश्वसनीय था कि खासी कबीले के संरक्षक इतने गंदे थे। प्रारंभ में सभी उनकी ओर प्रेरणा स्रोत की तरह देखते थे, लेकिन अब उन सब की प्रेरणा ढह गई थी। दरअसल स्वामी गोवर्धन सिंह जी को स्नान करना पसंद नहीं था, लेकिन वो अपनी पोशाक के साथ काफी उधम मचा देते थे। इसीलिए वो हर वक्त साफ सुथरे दिखते थे और किसी ने भी उनकी बुरी आदत पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उन्हें अब अपमान महसूस हो रहा था जब शिरीन ने उनकी बुरी आदत को सबके सामने उजागर कर दिया था। उनका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो भी पलटकर शिरीन को 4 बातें सुनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि शिरीन ने उन पर जानबूझकर प्रहार नहीं किया था। वो जानते थे ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर सकते हैं। तो उन्होंने जल्दी से कहा, मुझे ये एक गलतफहमी की तरह लग रही है, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, काफी काम है मुझे। और फिर स्वामी जी मुड़े और बाहर चले गए। वो उन सब की दृष्टि से गायब हो गए। ये सब उनके लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक था और अब वो केवल उस खुजली के साथ अपना काम जारी रख सकते थे। वो शिरीन से इस अपमान का बदला लेने में कोई देरी नहीं करना चाहते थे। सम्राट ने हंसते हुए स्वामी गोवर्धन सिंह जी को वहां से गायब होते हुए देखा। शिरीन बिटिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके पास कोई ऐसी विशेष दवा भी है। ये तो दिलचस्प बात है। शिरीन मुस्कुराई और कहा, ये केवल मेरी आत्म सुरक्षा के लिए है। क्या आपके पास इसके लिए कोई नाम है? सम्राट ने सवाल किया। शिरीन ने तुरंत कहा, हाँ है ना, मैं इसे बेवकूफ बुलाती हूँ। मूर्ख निरोधक दवा, क्या बेहतरीन नाम है। शिरीन, तुम बहुत समझदार हो। बादशाह खुश दिखे और उन्होंने कहा, चलो चलें, अब सीधा भवन में जाकर रुकेंगे। मैं आपके स्वागत के लिए एक जश्न करना चाहता हूँ। कल्पना भवन विद्वानों के लिए उनकी परीक्षाओं में बैठने के लिए बनाया गया था और साथ ही सभी मंत्रियों के आराम करने का स्थल भी यहीं था। उस भवन में 10 से अधिक मंत्री पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने सम्राट को शिरीन के साथ देखा तो सभी चौंक गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। सम्राट सर्वोच्च अधिकार वाले व्यक्ति थे और किसी ने आज तक उन्हें पहले किसी का हाथ पकड़ते हुए नहीं देखा था, उनकी अपनी बिटिया का भी नहीं। सम्राट ने शिरीन का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसे अपने साथ सिंहासन तक ले गए। प्रारंभ में मंच पर केवल एक ही सिंहासन था जो सम्राट की बादशाहत का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि बादशाह ने किसी को अपने सिंहासन के ठीक नीचे
मंच पर एक और मेज जोड़ने को कहा और उन्होंने इसके बाद शिरीन को कहा, शिरीन बिटिया आप यहाँ बैठिए। ऐसी कृपा काफी भयावह लग रही थी। शिरीन काफी असुरक्षित और असहज महसूस कर रही थी। उसने अपने शरीर को झुकाते हुए कहा, मैं मेरे महामहिम से आशीर्वाद पाकर ही काफी आभारी हूँ। हालांकि मैं सिर्फ एक सामान्य सी लड़की हूँ। मेरे लिए यहाँ बैठना उचित नहीं है। मैं वापस उस स्थान पर बैठ जाती हूँ जहाँ मुझे बैठना चाहिए। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। वो घूम कर जाने लगी, लेकिन बादशाह ने उसे वापस पकड़ लिया और कहा, शिरीन जल्दी क्या है? बाद में तो आपने शाही परिवार का हिस्सा बनना ही है। आप कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, तो आप एक सामान्य कुर्सी पर क्यों बैठेंगे? शाही परिवार का हिस्सा? शिरीन ने मन ही मन सोचा, क्या सम्राट अब भी चाहते हैं कि मैं रमाकांत राव से शादी करूं? वो एक घटिया आदमी था। भीमपुर राज्य के कानूनों के अनुसार अगर रमाकांत राव हिम्मत सिंह की मौत का दोषी हुआ तो उसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, भले ही वो सामान्य नागरिक ही क्यों ना हो। क्या सम्राट के मन में कोई और योजना थी? क्या वो रमाकांत राव की मदद के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे? वो मुस्कुराई, लेकिन उसने सोचा, क्या वो कोई सपना देख रही है? इस बार बादशाह ने कई लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें श्याम सिंह, महादेव प्रताप सिंह, भीम सिंह, भूदेव सिंह और कुछ अन्य राजकुमारों को भी शामिल किया गया था। नौकर सभी व्यंजनों को ला रहे थे और उन्हें उनके सामने लाल मेज पर रख रहे थे। सम्राट ने एक भाषण दिया जहां उन्होंने शिरीन के चिकित्सकीय ज्ञान की बार बार तारीफ की और बताया कि वो उससे कितना खुश थे। उन्होंने फिर अचानक पूछा, शिरीन बिटिया आपका गुरु कौन है? शिरीन इस सवाल के लिए अच्छी तरह से पहले से ही तैयार थी और उसने जवाब दिया, मैं हमेशा दवा के बारे में पढ़ती रहती हूँ जब भी मैं खाली होती हूँ, तो मैंने ये सब कुछ खुद से सीखा है। सम्राट ने तुरंत उसकी बात को दोहराया, मतलब आप स्वशिक्षित हैं? शिरीन ने सर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। शिरीन तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सम्राट ने प्रश्न पूछते हुए मेज पर अपना हाथ पटक दिया। शिरीन बिल्कुल शांत रही। वो थोड़ा भड़क गई और पूछा, माफी चाहती हूँ महामहिम, मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सम्राट ने कहा, आपको किताबें कहाँ से मिली? आप जानती हैं कि संग्रहालय में किसी भी चिकित्सा पुस्तक को लेने की अनुमति किसी आम व्यक्ति को नहीं है। क्या आपको ये पता नहीं था? बाजार में उपलब्ध किताबें बहुत ही साधारण ज्ञान देती हैं, लेकिन जिन चीजों को आपने सूचीबद्ध किया था जब आपकी संत जयराम जी के साथ शर्त लगी थी, तो भी चिकित्सा ज्ञान के गहरे सार वाली चीजें थी, और ये सारी चीजें बाजार वाली चिकित्सा किताबों में उपलब्ध नहीं है। जांच के अनुसार वजीर श्याम सिंह के निवास में दवा से संबंधित कोई किताब नहीं थी। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको वो किताबें कब और कहां से मिली। इससे साबित हो गया था कि सम्राट ने शिरीन पर शक करने का मन बना लिया था। शिरीन ने जल्दी से दृढ़ पत्थर कंगन से पूछा, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? वो शर्मिंदा थी कि उसने एक घटिया सा झूठ कहा था और वो उसे अब वापस नहीं ले सकती थी। दृढ़ पत्थर कंगन ने निराशाजनक रूप से उत्तर दिया, मुझे लगता था कि ये सब चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। शिरीन ने अवाक होकर उसे अनदेखा कर दिया। शिरीन झूठ बोलना बंद करो, कृपया हमारे पास आओ और हमें सच बताओ। वजीर श्याम सिंह चिंतित था कि उसकी बेटी एक और झूठ ना बोल दे और उसे जल्दी से सब याद आ जाए। सम्राट की उपस्थिति में अनुभवी मंत्री थे, इसीलिए उन्हें बेवकूफ बनाना काफी मुश्किल था। सबकी निगाहें एक उत्तर के लिए उस पर थी। वास्तव में ये समझना बिल्कुल भी आसान नहीं था। शिरीन उन्हें ये नहीं बता सकती थी कि वो आधुनिक दुनिया से थी। किसी को भी उस पर विश्वास नहीं होगा, और वो जानती थी कि वहां बैठे सभी लोग उसे बुरी आत्मा या भूत प्रेत समझकर उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, और वो शायद उसे जलाकर राख भी कर देंगे अगर उसकी असली पहचान सामने आ गई तो। उसने उन्हें आज तक का सबसे पसंदीदा बहाना बताने का फैसला किया जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले लोग काफी उपयोग करते हैं। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन मुझे अपने ऊपर गिरने वाली आपदा से बचाने के लिए सच्चाई बताने में कठिनाई हो रही है। बादशाह ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब है इस बात का? क्या आप मुझे बता रही हैं कि आपको ये प्रतिभा देवताओं से मिली है? होशियार! सम्राट शिरीन को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस दुनिया में ये कोई नई चीज नहीं थी, इसीलिए शिरीन ने अपने झूठ को जारी रखा। शिरीन ने सर हिलाया और कहा, हाँ महाराज,
जब उसने ये कहा तो कमरे में प्रस्तुत हर इंसान उसकी बात सुनकर अवाक रह गया।